एपिसोड 686। तरुण को उसकी जड़ों ने जकड़ा। तरुण की पावर अपग्रेड हो रही थी, पर इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। तरुण दर्द से चिल्लाने लगता है और तरुण को तकलीफ में देखकर जिया के आंसू निकल आते हैं। तभी तरुण की पीठ में से मकड़ी के टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और ये देखकर सब थोड़ी सी परेशानी में आ जाता है। तरुण की पीठ में से मकड़ी के पैर यानी टेंटिकल्स निकलकर जैसे ही धरती पर टकराते हैं, एकदम से एक ऊर्जा का बहाव पैदा होता है जो वहां खड़े सभी लोगों को थोड़ा पीछे धकेल देता है। ओस्कर तरुण की पीठ में से निकले टेंटिकल्स को देखकर कहता है, ये तो इंसानी चेहरे वाली मकड़ी की टांगे हैं। ओस्कर के बताते ही सब गौर से उन टेंटिकल्स की ओर देखते हैं। मिस्टर जो कहते हैं, ये पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ देख रहा हूं। तभी तरुण की शर्ट फट जाती है और उसकी सोल नीले पौधे की जड़ें निकलकर तरुण के शरीर को घेरने लग जाती है। ये देखकर जिया तरुण की तरफ बढ़ती है, पर मिस्टर जो जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। तरुण का पूरा शरीर उसकी ही सोल की जड़ों में जकड़ जाता है। सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और जिया तरुण के लिए चिंता करने लगती है। ओस्कर मिस्टर जो से पूछता है, मिस्टर जो, तरुण को ये क्या हुआ है? मिस्टर जो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो निराश होकर ना में अपनी गर्दन हिला देते हैं। मोहित घबराकर कहता है, ओ नो, क्या तरुण भी अब एक डरावनी मकड़ी में बदल जाएगा? जिया ये सुनकर मोहित पर गुस्सा करते हुए बताती है, ये नामुमकिन है। तरुण एक दानव मकड़ी में कैसे बदल सकता है? ये म्यूटेशन तब हुई है जब तरुण ने सोल रिंग को ग्रहण किया था। वो बिल्कुल ठीक है। ये सब कहने के बाद जिया के आंसू निकल आते हैं और वो रोने लग जाती है। धनुष मिस्टर जो से पूछता है, मिस्टर जो, अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर जो बताते हैं, अब बस हम इंतजार ही कर सकते हैं। सब बच्चे और मिस्टर जो वहां जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं, पर जिया अभी भी तरुण के पास ही बैठी हुई थी। काफी देर हो चुकी थी और तरुण अभी भी अपनी ही जड़ों में जकड़ा हुआ था। जिया तरुण के लिए परेशान हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जिया रोते हुए जड़ों को छूकर कहती है, तरुण, मैं वापस आ गई हूं और अब तुम इसके अंदर फंसे हुए हो। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। जिया तरुण के लिए रोए जा रही थी और उधर तरुण अपने पुराने जन्म की यादों में खोया हुआ था। तरुण को वो सब याद आ रहा था जब वो पहली बार मान कबीले में आया था, तो वहां के सब लोग उसके साथ कैसे पेश आते थे। वो सब लोग तरुण को अपना नहीं मानते थे और तरुण को पीटते रहते थे। मान कबीले के अंदरूनी बच्चों की टोली तरुण को खूब मारती है और उसे पीटने के बाद उनमें से एक कहता है, याद रख कि तू हमारा अपना आदमी नहीं है। तू एक बाहरी इंसान है जो हमारे घर के अंदर घुस आया है। इस बार तो तुझे इतने में ही छोड़ रहे हैं, पर अगर फिर से हम जैसा बनने की कोशिश की तो तू बचेगा नहीं। तरुण उनसे मार खाने के बाद खड़ा होता है और चीफ के पास जाता है। तरुण उन्हें प्रणाम करके कहता है, मुझे भी मान कबीले का एक अंदरूनी आदमी बनना है। मुझे भी आप सब की तरफ लाइब्रेरी में जाने की अनुमति प्रदान करें ताकि मैं भी सेक्रेट टेक्निक सीख सकूं। तरुण के मुंह से यह सुनकर चीफ अपनी शक्ति से तरुण को पीछे की तरफ फेंक कर मारते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी मुंह से इस बारे में बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम भूल गए कि तुम एक बाहरी इंसान हो जिसे हमने अपने यहां शरण दे रखी है, और तुम हो कि हमारे सिर पर बैठने की कोशिश कर रहे हो। आज के बाद इस बारे में सोचना भी नहीं, वरना कबीले से निकाल दिए जाओगे, समझे? अब यहां से जाओ और दोबारा यहां मत आना। तरुण अब उनसे और विनती नहीं करता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात का समय था और मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जोरदार बारिश हो रही थी। तरुण एक हथियार उठाता है और रात में ही निकल जाता है। उसे पता था कि उसे वहां कोई सीक्रेट टेक्निक सीखने नहीं देगा, इसलिए वो चुपचाप घुसकर वो टेक्निक सीखना चाहता था। तरुण रात में ही इतनी तेज बारिश में वहां से लाइब्रेरी के लिए चुपके से निकल जाता है। वो तेजी से दौड़ता हुआ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था, जो कि कई उड़ते पहाड़ों के ऊपर थी। तरुण अपने रास्ते में आते पहाड़ों को पार करता हुआ वहां तक पहुंच जाता है और चुपके से लाइब्रेरी के अंदर घुसने लगता है। तरुण को ऐसा करने पर होने वाले अंजाम के बारे में अच्छे से पता था, पर अपनी जिज्ञासा की वजह से तरुण वो सीक्रेट टेक्निक सीखना चाहता था
अंदर घुसते हुए तरुण मन ही मन कहता है, एक बाहरी इंसान को अंदरूनी हिस्सों में घुसने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे वो सीक्रेट टेक्निक सीखनी होगी। वो लाइब्रेरी किसी स्कूल की तरह बहुत बड़ी थी और उसके बीचों बीच सीक्रेट टेक्निक संभाल कर रखी गई थी, जिसकी रक्षा बहुत से मास्टर करते थे। तरुण पूरी तेजी से उनकी नजरों से बचकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सीक्रेट टेक्निक की लाइब्रेरी की सुरक्षा काफी मजबूत थी। पहले कुछ सिपाही इसकी बाहर से रक्षा किया करते थे, जो किसी को भी उसके आसपास नहीं भटकने देते थे। दूसरे नंबर पर अगर कोई अंदर घुस भी जाता है तो अंदर 3 ताकतवर मास्टर थे, जिनके पास बहुत से शक्तिशाली हथियार थे। अगर किसी को सीक्रेट टेक्निक तक पहुंचना हो तो उसे पहले इनसे बचकर निकलना होगा। तरुण इस समय लाइब्रेरी के जोर बैठा हुआ था और बाहर पहरा देते सिपाहियों को देख रहा था। सिपाही 5 थे, जो लाइब्रेरी के चारों तरफ घूम रहे थे। बारिश काफी तेज हो रही थी और इसके बावजूद भी वो सब अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तरुण उन्हें चकमा देने के लिए एक कांच जैसी चीज ऊपर से ही नीचे फेंक देते हैं। वो सीधा एक सिपाही के पैरों के पास जाकर गिरती है। वो सिपाही उसे देखकर ऊपर की तरफ देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उस सिपाही के पास बाकी सिपाही भी दौड़कर आ जाते हैं और तरुण को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। वो बिना आवाज के अंदर घुस जाता है। तरुण अंदर बहुत सतर्क रहता है, क्योंकि वहां 3 शक्तिशाली मास्टर थे, जो पलक झपकते ही तरुण को खत्म कर सकते थे। तरुण उन मास्टर्स को देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उससे करीब 20 फुट ऊपर 3 मास्टर मेडिटेशन कर रहे थे। तरुण को ऊपर ही जाना था और ऊपर 20 फुट कर 3 मास्टर छिपकर बैठे हुए थे, जिनका पता तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके लगाता है। ऊपर करीब 40 फुट पर एक छेद बना हुआ था, जिसके दूसरी तरफ सीक्रेट लाइब्रेरी थी और उससे पहले 20 फुट पर मास्टर थे। तरुण चिंता करते हुए कहता है, अब ऊपर कैसे जाऊं? बाहर अब जा नहीं सकता, और अगर इनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो मैं पक्का सीक्रेट टेक्निक हासिल करने से पहले ही मारा जाऊंगा। तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और तरुण थोड़ा डर सा जाता है। तभी तरुण की नजर एक खिड़की पर पड़ती है, जो करीब 25 फुट ऊपर थी और उसमें एक हल्का सा छेद हो रहा था। बाहर सामने एक बड़ा सा पेड़ थे, जो ठीक उस खिड़की के सामने था। तरुण उस खिड़की और छेद को देखकर कहता है कि काम बन सकता है, पर अगर मेरा निशाना मिस हुआ तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाले। पर अब करना तो होगा ही। इतना सब सोचकर तरुण अपना मन बना लेता है और उस खिड़की के छेद की तरफ ध्यान लगाकर निशाना लगाता है। तरुण अपने हाथ में लगे गुप्त तीर से निशाना लगाकर छोटे तीर को उस छेद की तरफ फायर कर देता है। वो तीर सीधा उस छेद के अंदर से होकर तेजी से निकलता है और पूरी तेजी से उस पेड़ के आर पार हो जाता है। पेड़ एकदम से कटकर नीचे गिर जाता है। पेड़ के गिरने की आवाज से तीनों मास्टर बड़ी तेजी से उसी खिड़की को खोलकर बाहर जाते हैं। तरुण को मौका मिल जाता है और वो अपने एक हथियार का इस्तेमाल करता है, जिसमें रस्सी लगी हुई थी, और उसकी मदद से तरुण 40 फुट ऊपर छेद में से होकर ऊपर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर तरुण के होश उड़ जाते हैं। वो पूरा कमरा तरह तरह की चीजों और किताबों से भरा हुआ था, जिनके अंदर बहुत सी गुप्त टेक्निक थी। तरुण वो सब देखकर खुश हो जाता है और कहता है, वाह, तो ये है सीक्रेट टेक्निक की सीक्रेट लाइब्रेरी। वाकई काफी शानदार है। तभी तरुण की नजर अपने ठीक सामने जाती है। सामने एक लकड़ी से बनी सुंदर सी छोटी मेज पर एक रोल रखा हुआ था, जिसके अंदर सबसे ताकतवर और गुप्त टेक्निक थी। तरुण उसे देखकर कहता है, तो ये है इस संसार की सबसे खुफिया और ताकतवर टेक्निक का रिकॉर्ड। इतना कहकर तरुण उस रोल को खोलने लगता है और जैसे ही वो उसे खोलता है, एकदम से एक गोल्डन रंग की लाइट उसके अंदर से निकलती है और उस लाइट की वजह से वहां तरुण के ठीक सामने बहुत सारे शब्द निकल आते हैं, जिन्हें देखकर तरुण खुश हो जाता है। तरुण उन शब्दों को पढ़ना और समझना शुरू कर देता है। तभी उसे एकदम से वहां किसी दूसरे इंसान की आहट होती है। तरुण का शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसे वहां अंदर किसी के होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वहां भी कोई मौजूद था। तरुण तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और हिचकिचाते हुए कहता है, कौन है वहां? पीछे अंधेरा था और तभी एक बूढ़ा इंसान मैचिस जलाकर वहां दिया जलाता है। उस बूढ़े की लंबी दाढ़ी थी और वो तरुण के सामने बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था।
तरुण उसे देखकर दंग रह जाता है और उसका सिर नीचे झुक जाता है। एपिसोड 687 दानव मकड़ी के बच्चे। बूढ़ा ठीक तरुण के सामने था, पर वो तरुण से कुछ नहीं कहता, पर उसे देखकर तरुण की हालत जरूर पतली हो चुकी थी। तरुण अपना सिर झुकाकर उनसे कहता है, ग्रैंड मास्टर आप? वो बूढ़ा वहां का ग्रैंड मास्टर था। अब वो तरुण की तरफ आगे आते हुए कहते हैं, बाहर वाले जानते हैं कि मान कबीले की सीक्रेट लाइब्रेरी में 2 स्तर तक की सुरक्षा है, पर वो तीसरे लेवल की सुरक्षा के बारे में नहीं जानते। मैं खुद कई सालों से इसकी रक्षा कर रहा हूं। तरुण उनके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जानकारियों का रोल उनकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी गलती कबूल करते हुए कहता है, मैंने गलती की है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ग्रैंड मास्टर तरुण की बात सुनकर कहते हैं, क्या हो अगर तुम्हें मान कबीले से ही निकाल दिया जाए? ये सुनकर तरुण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सजा भोग सकता था, पर मान कबीले से निकालना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं जब एक बच्चा था, जब मान कबीले ने मुझे गोद लिया था, तब से मैं मान कबीले का ही हिस्सा हूं। मेरी पूरी जिंदगी बस मान कबीले की ही है और ये मरने के बाद भी नहीं बदलेगा। तरुण इतना कहकर अपना चाकू निकालता है और उसे अपनी ही गर्दन में घोंपने की कोशिश करता है। तभी ग्रैंड मास्टर अपने गुप्त हथियार से तरुण के चाकू पर वार कर देते हैं, जिससे चाकू उसकी गर्दन में लगने से पहले उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। तरुण की आंखों में आंसू थे और वो ग्रैंड मास्टर की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी ग्रैंड मास्टर तरुण से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया? तरुण इस पर अपने आंसू पोंछकर कहता है, आपने मुझे बचाया क्योंकि आप दयालु हैं। ग्रैंड मास्टर तरुण के इस जवाब को गलत बताते हुए कहते हैं, नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। मैंने तुम्हें मान कबीले की वजह से बचाया है। ग्रैंड मास्टर आगे बताते हैं, भूतकाल में मान कबीला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। कोई भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता था। ज्यादा प्रसिद्ध होने के कारण हमारा कबीला सबसे ऊपर हो गया और फिर इस तरह के नियम बनाए गए। बाहरी शिष्य उत्तम कौशल का अभ्यास कर नहीं सकते थे और अंदरूनी शिष्य उस लायक काबिल नहीं थे। इन नियमों की वजह से मान कबीले ने कई गुप्त शास्त्रों को खो दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मान कबीला ज्यादा दिन बचा नहीं रह सकेगा। एक दिन ये कबीला अपने घमंड की वजह से जरूर गिरेगा। केवल काबिल हुनरवान ही अब इसे बचा सकते हैं, जिनकी कबीले को सबसे ज्यादा जरूरत है। तरुण भी ग्रैंड मास्टर की इन बातों को सुनकर काफी गंभीर हो गया था। ग्रैंड मास्टर तरुण से कहते हैं, मैंने तुम्हें आज यहां नहीं देखा। तुम कभी गुप्त लाइब्रेरी में आए ही नहीं थे। तरुण, मान कबीले भविष्य में कैसे डेवलप होगा, तुम उस सब की खुद कोशिश कर सकते हो। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर टेक्निक के उस रोल को तरुण की तरफ वापस कर देते हैं और कहते हैं, मान कबीले को फिर से सुधारो। अब मैं ये सब तुम पर छोड़ रहा हूं तरुण। भविष्य में तुम्हारे किए हुए सुधारों को मैं जरूर गिनूंगा। अब तरुण को वो पल याद आने लगता है जब तरुण को मारने के लिए उसके पीछे मान कबीले के एल्डर पड़े हुए थे और वो शैतान की घाटी में गिरकर अपनी जान दे देता है। तरुण को अब अपने पिता तेजस की बातें याद आने लगती है। तेजस कहते हैं, तुम एक दिन अपने उल्टे हाथ से हथौड़ा जरूर चलाओगे और अपने उल्टे हाथ के हथौड़े से अपने सीधे हाथ के पौधे की रक्षा करोगे। तरुण को अब जिया का चेहरा याद आता है और अपने ही पौधे की जड़ों में जकड़े हुए उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। जिया भी थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। पौधे की जड़ें खुलना शुरू हो जाती है और तरुण का शरीर उनसे आजाद होने लगता है। तरुण को इस समय होश आने लगता है और वो सबसे पहले अपने सामने जिया को खड़ा देखता है। जिया तुरंत उसके पास दौड़कर जाती है और तरुण के गले से लग जाती है। तरुण उसे कहता है, जिया, क्या ये तुम ही हो? जिया प्यार से तरुण की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, ये मैं ही हूं तरुण। तरुण कहता है, ये मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहा ना? जिया जवाब देकर बताती है, ये कोई सपना नहीं है तरुण, ये मैं ही हूं। ये सब मेरी ही गलती है। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। नहीं, ये मेरी गलती है। मैं ही इतना ताकतवर नहीं था कि तुम्हें बचा सकूं। तरुण कहता है। जिया की आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वो रोते हुए कहती है, नहीं, ये मेरी गलती थी। जिया को रोता देखकर तरुण उसके आंसू पोंछते हुए पूछता है,
क्या तुम्हें चोट लगी है? जिया उसे कोई जवाब नहीं देती, बस तरुण की आंखों में आंखें डालकर उसे देखती रहती है। तरुण भी बस जिया को ही देखता रहता है। तभी धनुष उनके करीब आकर मठारते हुए कहता हूं, मैं मानता हूं कि तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है, पर क्या तुम पहले अपनी पैंट पहन सकते हो? धनुष के मुंह से यह सुनकर तरुण नीचे देखता है और एकदम से उसके गाल लाल हो जाते हैं। जिया भी अपनी आंखें अपने हाथों से ढक कर वहां से भाग जाती है। नैना और जोया भी मुस्कुराने लगती हैं और अपना चेहरा पीछे की तरफ मोड़ लेती है। तरुण अपने दोनों हाथों से अपने निचले हिस्से को ढकते हुए जोर से कहता है, मेरे कपड़े किसने उतरे? ऑस्कर हंसते हुए कहता है, तुम ही क्यों नहीं अनुमान लगा लेते? तरुण की पेंट नीचे उसके पैरों में फंसी हुई थी। तरुण झटके से अपनी पेंट को ऊपर करके पहन लेता है, पर क्योंकि उसकी शर्ट फट चुकी थी इसीलिए उसके शरीर का ऊपर का हिस्सा अभी भी नंगा था। पर इससे ज्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि बेचारे की इज्जत तो ढक चुकी थी। तरुण थोड़ा सा आगे चलता है और तभी उसे अपने शरीर में कुछ महसूस होता है। उसकी पीठ से फिर से मकड़ी के टेंटिकल्स निकलने लगे थे। तरुण खुद और बाकी सब ऐसे तरुण की पीठ से उन्हें निकलता देखकर काफी हैरान थे। तरुण पूछते हुए कहता है, ये आखिर हो क्या रहा है? ऑस्कर कुछ सोचते हुए बताता है, लगता है कि तुम्हारी सोल रिंग म्यूटेटेड हो चुकी है। तरुण ये सुनकर कहता है, एक सोल रिंग कभी भी म्यूटेट नहीं हो सकती, बस मार्शल सोल हो सकती है। मैंने इंसानी चेहरे वाली मकड़ी की सोल रिंग को हासिल किया और मुझे एक स्किल मिली। सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर मेरी पीठ से ये 8 मकड़ी की टांगे कैसे निकल रही हैं? धनुष तरुण के करीब आकर उससे पूछता है, क्या तुम इन 8 टांगों को काबू कर सकते हो और वापस रख सकते हो? क्योंकि तुम हर वक्त इन्हें ऐसे निकलता नहीं छोड़ सकते, वरना लोग तुम्हें एक दानव बुलाने लगेंगे। तरुण ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है, हम सब दानव ही तो है, शाइन स्कूल के दानव। ये सुन बात धनुष मुस्कुराते हुए कहता है, तू नहीं सुधरेगा। तरुण कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। इतना कहकर तरुण नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपनी सोल पावर को बाहर निकालकर फोकस करने लगता है। इसके ऐसा करने से धीरे धीरे मकड़ी की टांगे वापस उसकी पीठ में समाने लगा जाती है और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से वापस समा जाती है। सब ये देखकर खुश हो जाते हैं और तरुण भी अब खड़ा हो जाता है और धनुष से कहता है, अब तो ठीक है ना? इस पर धनुष हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, अब अगर तुम्हारे पास कोई शर्ट भी हो तो उसे भी पहन लो। ये सुनकर तरुण अपनी बेल्ट के स्पेस में से अपनी दूसरी नीले रंग की जैकेट और टी शर्ट निकालता है और पहन लेता है। नैना मरी हुई मकड़ी की तरफ देखती है और उसके शरीर में तरुण के गुप्त हथियारों को गढ़ा देखकर तरुण से कहती है, तरुण, क्या तुमने इस मकड़ी को अपने इन हथियारों से मारा था? अब सब मकड़ी के मुंह पर गढ़े तरुण के गुप्त हथियारों को देखने लगते हैं। तरुण उन्हें बताते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने इसे इन्हीं से मारा था और मैं तुम्हें भी इन्हें दिखाना चाहता हूं। तभी तरुण को आसपास अपनी तरफ कुछ आता महसूस होता है और वो एकदम से रुककर इधर उधर देखने लगता है। मिस्टर जो को भी वो महसूस होता है और वो बताते हैं, रुको, मुझे भी वो महसूस हो रहा है। वहां आसपास फिर से एक गुलाबी रंग का धुआं घुटने लग जाता है। सब बच्चे ये देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर जो भी अपनी सोल को बाहर निकाल लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बहुत सारी इंसानी चेहरे वाली दानव मकड़ी उनके सामने आ जाती है और उन्हें घेर लेते हैं। तरुण उन्हें देखकर कहता है, ये तो इंसानी चेहरे वाली दानव मकड़ियां हैं। मिस्टर जो उन मकड़ियों के साइज को देखकर बताते हैं, इनका साइज इस मरी हुई मकड़ी से काफी छोटा है। लगता है कि ये इसके बच्चे हैं। मकड़ी के वो बच्चे काफी बड़ी मात्रा में थे और उन्हें देखकर जोया कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। धनुष अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये देखकर धनुष कहता है, ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरी पावर अभी तक रिकवर नहीं हुई है। मिस्टर जो भी बताते हैं, मेरी पावर भी काफी कम है। गोरिल्ला से लड़ते वक्त मेरी पावर काफी घट गई थी, जो अभी तक रिकवर नहीं हुई है। मोहित ये सुनकर थोड़ा घबरा सा जाता है और पूछता है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए?
मकड़ियां उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनके बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी तरुण अपने गुप्त हथियार निकाल कर कहता है, मेरे पास एक रास्ता है। मैंने इंसानी चेहरे वाली दानव मकड़ी को मारने के लिए अपने गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया था, पर ये मकड़ियां जो हमारे सामने है वो अभी नई हैं और ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम मेरे हथियारों का इस्तेमाल करें तो इनसे बच सकते हैं। तरुण अब सबको अपने हथियार दे देता है और सब उन्हें अपने हाथों पर लगा लेते हैं, क्योंकि वो हथियार एक हैंड क्रॉसबो था। तरुण जिया को अपने वाला बड़ा क्रॉसबो देते हुए कहता है, जिया तुम इसे ले लो। जिया मना करते हुए कहती है, नहीं, मेरे पास है, इसे तुम ही इस्तेमाल करो। तरुण इस पर जिया से पूछता है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इन्हें कैसे चलना है? जिया जवाब देती है, मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। तभी वो मकड़ियां हमला कर देती है और मिस्टर जो सबको लड़ने के लिए तैयार करते हुए कहते हैं, चलो मेरे छोटे राक्षसों लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सब बच्चे एक साथ जवाब देते हैं, हम तैयार हैं मास्टर। एपिसोड 68 सब स्कूल वापस आ गए। मकड़ियां सीधा उन सब पर हमला कर देती हैं। तरुण और उसके सभी बाकी साथी लड़ने के लिए वहां से हट जाते हैं ताकि वो सारी मकड़ी उन पर एक साथ ना हमला कर सके। दो मकड़ी सीधा मिस्टर जो पर टूट पड़ती है, पर मिस्टर जो अपने दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर आपस में मारते हैं, जिससे वो मकड़ी मर जाती है। धनुष पेड़ के ऊपर कूदकर चढ़ जाता है। तभी दो मकड़ी जोया के पीछे भागने लगती है। धनुष ये देखकर निशाना लगाता है और उन दोनों मकड़ियों को उसके तीर सीधा जाकर लगते हैं, जिससे वो दोनों वहीं मर जाती है। मोहित के पीछे एक मकड़ी भाग रही थी और मोहित उससे बचता हुआ भाग रहा था। वो तरुण के दिए गुप्त हथियार हैंड क्रॉसबो से अपने पीछे आती मकड़ी पर निशाना लगाता है, पर उसका निशाना नहीं लग पाता है और वार खाली चला जाता है। मोहित बुरी तरह से घबराया हुआ था और कहता है, इससे निशाना लगाना इतना मुश्किल क्यों है यार? मकड़ी मोहित के पीछे थी और मोहित आगे आगे घबराता भाग रहा था। तभी ऑस्कर उछल कर आता है और निशाना लगाकर एक ही बार में मोहित के पीछे भागती मकड़ी को मार डालता है। ऑनेस्कर मोहित को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ मोटे, सारी हवा निकल गई क्या? मोहित जवाब देता है, वो तो मेरा बस निशाना ही नहीं लग रहा था, वरना मैं कब का उसे मार चुका होता। ऑनेस्कर चिढ़ाते हुए फिर से कहता है, हाँ वो तो दिख रहा है कि तू कितनी मकड़ियों को मारता, बच्चों की तरह डरता भाग रहा था। तभी एकदम से उन्हें नैना की चीख सुनाई आती है। नैना के पीछे बहुत सारी मकड़ियां भाग रही थीं और नैना उनसे बचती हुई भाग रही थी। ऑनेस्कर नैना की चीख सुनकर तेजी से उस तरफ भागता है। नैना को आगे जाकर मकड़ियां घेर लेती है। एक मकड़ी नैना पर टूट पड़ती है, पर नैना निशाना लगाकर उस मकड़ी को मार देती है। तभी दो मकड़ियां और नैना को मारने के लिए उसकी तरफ उछलती है और यह देखकर नैना घबरा जाती है। तभी ऑस्कर तेजी से वहां आता है और आसपास की सभी मकड़ियों को निशाना लगाकर मार डालता है। ऑस्कर अब नैना के पास आकर उससे पूछता है, नैना तुम ठीक तो हो ना? नैना थोड़ा भाव खाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। जिया भी पास में ही थी और वो अपनी लात से एक साथ कई मकड़ियों को पीट रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। जिया गुस्से से कहती है, तुम्हारी वजह से ही तरुण खतरे में पड़ गया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर जिया पूरी तेजी से मकड़ियों को पीटकर ऊपर हवा में उछाल देती है और फिर सभी को तरुण के गुप्त हथियार से निशाना लगाकर मार डालती है। तभी एक मकड़ी पीछे से जिया पर हमला कर देती है। जिया जैसे ही उस मकड़ी को मारती है, एकदम से एक और मकड़ी उस पर पीछे से टूट पड़ती है। तरुण की नजर तभी जिया की तरफ चली जाती है, क्योंकि इस वक्त जिया खतरे में थी। तरुण तेजी से उसकी तरफ भागता है और तभी तरुण की पीठ से दोबारा मकड़ी की टांगे निकल आती है। मकड़ी का वार जिया को लगने से पहले तरुण की पीठ से निकली मकड़ी की टांगे उस मकड़ी के अंदर घुस जाती है और उसे बीच में से चीर देती है। ये देखकर मिस्टर जो और बाकी सभी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। बची हुई बाकी मकड़ियां भी ये देख लेती हैं और वहां से बचकर भाग जाती है। तरुण जिया के पास आकर उससे उसका हाल पूछता है, तुम ठीक तो हो ना जिया? जिया इस पर हां में अपनी गर्दन हिला देती है। वहां आसपास काफी सारी इंसानी चेहरे वाली दानव मकड़ियां मरी पड़ी थीं,
जिन्हें मिस्टर जो तरुण और उसके सभी साथियों ने मारा था। धनुष तरुण के हैंड क्रॉसबो की तारीफ करते हुए कहता है, ये गुप्त हथियार तो काफी काम का है। हाँ, इसकी मदद से हमने बिना अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किए बहुत सारी मकड़ियों को मार डाला। ये वाकई लाजवाब है, ऑस्कर बताता है। अब सभी अपनी कलाई पर बंधे तरुण के उस गुप्त हथियार हैंड क्रॉसबो को देखने लगते हैं और तभी नैना तरुण से कहती है, तरुण, क्या इस हथियार को तुम मुझे बेच सकते हो? मैं एक असिस्टिंग ब्रांच की सोल मास्टर हूं, तो मुझे अपनी प्रोटेक्शन तो करनी ही होगी ना। यह सुनकर तरुण मुस्कुराकर कहता है, बेचने और खरीदने के बारे में भूल जाओ, मैं बाद में तुम्हें इसे दे ही दूंगा। तरुण के मुंह से यह सुनकर नैना खुश तो हो जाती है, पर फिर कहती है, क्या यह गलत नहीं है? तरुण समझ जाता है कि नैना उसके इस हथियार को फ्री में लेने से हिचकिचा रही है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यह महसूस करके तरुण नैना से कहता है, अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मुझे इस हथियार के मटेरियल के पैसे दे देना। तभी ऑस्कर तरुण के पास आता है और उसके कान में धीरे से कहता है, तरुण, हम अच्छे भाई हैं ना? यह सुनकर तरुण मुस्कुराता है और ऑस्कर को जवाब देता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम इसे रख सकते हो। तरुण के मुंह से यह सुनकर ऑस्कर खुश हो जाता है और खुशी के मारे उछलने लगता है। धनुष उसे उछलता देखकर कहता है, यह कभी नहीं सुधरने वाला। तरुण अपने बाकी साथियों के कहता है, तुम सब भी इस गुप्त हथियार को रख सकते हो, मैंने तुम्हें यह दिया। अब बाकी सब भी काफी खुश हो जाते क्योंकि तरुण ने उन्हें भी गुप्त हथियार दे दिया था। तभी मिस्टर जो आगे आते हुए तरुण से कहते हैं, इन सभी के पास पैसे हैं, इस क्रॉसबो को बनाना बहुत कठिन रहा होगा, तो तुम पैसे ले लो तरुण, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। मिस्टर जो सही कह रहे हैं तरुण, हम तुम्हें घाटा नहीं होने देना चाहते। धनुष तरुण के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है, हमें अब यहां इस जंगल में काफी देर हो चुकी है, तो चलो अब यहां से चलते हैं। मिस्टर जो बच्चों से कहते हैं। इतना कहकर मिस्टर जो वहां से जाने लगते हैं और सभी बच्चे उनके साथ पीछे आने लगते हैं। मिस्टर जो अब ऑस्कर से कहते हैं, ऑस्कर, चलो सबके उड़ने के लिए उड़ने वाली मशरूम सॉसेज बनाओ, हमें जल्दी से स्कूल वापस पहुंचना है। ऑस्कर यह सुनकर जवाब देता है, जैसा आप कहें मास्टर। ऑस्कर अब सबके लिए उड़ने वाली सॉसेज बनाता है और वो सब उड़कर जंगल को पार करते अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सभी काफी तेजी से जंगल के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी जैसे ही सॉसेज का असर खत्म होता है तो सब नीचे गिरने लगते हैं। मोहित जोर से चिल्लाकर ऑस्कर से कहता है, अबे हम काफी ऊपर है, नीचे गिरे तो पक्का मरेंगे, जल्दी से सॉसेज बनाकर दे। ऑस्कर गिरते हुए सॉसेज बनाता है और सभी की तरफ उछाल देता है। नीचे जमीन से टकराने से पहले सभी वो सॉसेज दोबारा खा लेते हैं और तभी दोबारा से उनके ऊपर निकल आते हैं। वो जमीन से टकराने से बाल बाल बचते हैं और फिर से उड़कर तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुबह होने लगती है और सुबह होने के साथ ही सभी बच्चे मिस्टर जो के साथ अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। अभी वो सब अपने स्कूल के बाहर दरवाजे पर खड़े हुए थे। तभी मोहित और ऑस्कर दोनों जाकर दरवाजे से लिपट जाते हैं और दरवाजे को चूमते हुए कहते हैं, फाइनली हम वापस आ गए। उन दोनों की इस हरकत को देखकर सभी हंसने लग जाते हैं। मिस्टर जो बच्चों से कहते हैं, ओ तुम सब काफी दूर से चलकर आए हो, सब थक गए होंगे, चलो अंदर जाकर आराम कर लो। मोहित को काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो अपने मोटे पेट को पकड़कर कहता है, भूख के मारे मेरी तो जान ही निकलती जा रही है, चलो चलकर पहले कुछ खाया जाए। इतना कहकर मोहित ऑस्कर की पकड़कर वहां से भाग जाता है। तरुण, धनुष, जिया, जोया, नैना और मिस्टर जो भी उनके पीछे पीछे स्कूल में अंदर आने लगते हैं। बच्चे अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और मिस्टर जो डीन फरहान के पास चले जाते हैं। डीन और मिस्टर जो साथ बैठकर चाय पी रहे थे। मिस्टर जो उन्हें सारी घटना बता रहे थे और उसे सुनकर डीन कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अकाला, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी जाइंट गोरिल्ला से लड़ नहीं पाता और ये सच है। मिस्टर जो कहते हैं, पर इस बार वो टाइटन जाइंट गोरिल्ला जंगल के बाहरी हिस्से में आ गया था। क्या ये संयोग हो सकता है? और वो बैल की आवाज जिसके बारे में जिया ने बताया था। ये सुनकर डीन कहते हैं,
मैंने तो कभी किसी ऐसे बैल की आवाज नहीं सुनी जिससे जाइंट गोरिल्ला डर कर भाग गया हो। तभी अंदर की तरफ से मास्टर आते हुए बताते हैं, जिस बैल की आवाज के बारे में तुम बता रहे हो वो ड्रैगन बुल पायाथन है। मास्टर को देखकर डीन और मिस्टर जो दोनों खड़े हो जाते हैं। डीन जो से मास्टर की पहचान कराते हुए बताते हैं, जो इनसे मिलो, ये मेरे पुराने साथी युवराज हैं और ये तरुण के टीचर भी है। तुम इन्हें मास्टर बुला सकते हो। मास्टर सुनते ही मिस्टर जो एकदम झटके से मास्टर से कहते हैं, अच्छा तो आप ही मास्टर है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर, मैं इस स्कूल का टीचर जो हूं। तुमसे मिलकर खुशी हुई अकाला, मास्टर कहते हैं। डीन उन दोनों को बैठने के लिए कहते हैं और वो दोनों बैठ जाते हैं। मिस्टर जो मास्टर से पूछते हैं, मास्टर क्या आप भी मेरे बारे में जानते हैं? इस पर मास्टर हंसने लगते हैं और मिस्टर जो से पूछते हुए कहते हैं, तरुण तुम्हारे साथ स्कूल वापस आ गया है ना? क्या वो ठीक है? इस पर मिस्टर जो हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं।